हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर फरीद आलम, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग के आधार पर उसका जो कालक्रम है वो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 3 फेज हैं, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। तो अर्ली हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा की जो अवधि है वो आपका 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का रहा है, और 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के काल को आपका मैच्योर हड़प्पा का काल का माना जाता है, और 1900 ईसा पूर्व से आपका 1300 ईसा पूर्व तक के काल को आपका उत्तर हड़प्पा काल माना जाता है। और ये 600 साल की अवधि यही उत्तर हड़प्पा काल की है। यही पतन के लक्षण इसमें देखे जाते हैं, और ये क्रमिक रूप से धीरे धीरे आपका इसका पतन हुआ है, इसमें 600 वर्ष लगभग लग जाते हैं। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसके पतन के भिन्न कारण बताए हैं। इसमें किसी ने बाढ़ का कारण सभ्यता का पतन माना है, तो किसी ने बाह्य आक्रमण को कारण माना है, तो किसी ने आपका पर्यावरण आपका में आए परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण इसका पतन होने को स्वीकार किया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आपका इसमें भूतात्विक परिवर्तन के कारण आपका इस सभ्यता का पतन हुआ। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि आपका विदेशी व्यापार में अवरोध होने के कारण भी सभ्यता का पतन हुआ है। तो कुछ मानते हैं आपका प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। कुछ विद्वान इसे महामारी को जिम्मेवार मानते हैं कि महामारी फैलने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वान इधर मानते हैं कि संसाधनों का अधिक उपभोग करने के कारण ही सभ्यता का पतन हो गया। तो आपका भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। उसमें हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है उसमें का माना जाता है बाढ़ का आना। तो इसमें मार्शल, मैके और एसआर राव का नाम आता है। इन्होंने जोर दिया है कि इस सभ्यता के पतन के पीछे बाढ़ का आना ही महत्वपूर्ण कारण रहा है। मार्शल ने जो देखा है, वो जो रेफरेंस दिया है वो मोहनजोदड़ो का हवाला दिया है। मोहनजोदड़ो में बाढ़ आने के 7 स्तर, 7 लेयर उन्हें दिखे हैं। इसके आधार पर उन्होंने कहा है कि बाढ़ के कारण ही सभ्यता का पतन हो गया। मैके चनहुदड़ो में बाढ़ आने के संकेत बता देते हैं। उसी तरह से एसआर राव को आपका लोथल में बाढ़ आने के संकेत देते हैं। तो इस तरह से इन विद्वानों का मानना है कि बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का पतन हो गया। मगर इस मत के खंडन भी अधिकांश विद्वान इस रूप में करते हैं कि इस सभ्यता के सारे स्थल नदी घाटी में ही, नदी के तट पर ही स्थित नहीं थे। इसी कारण और सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं थी। इसी कारण एक पूरी सभ्यता का पतन के कारण सिर्फ बाढ़ को मान लेना ये तार्किक नहीं लगता है। दूसरा मत है बाह्य आक्रमण को माना जाता है। बाहरी आक्रमण के समर्थन में जो प्रमुख विद्वान का नाम आता है उसमें व्हीलर का आता है, चाइल्ड का नाम आता है, पीगट का नाम आता है। ये लोगों ने बाह्य आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना है। इसमें विशेषकर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता का पतन का महत्वपूर्ण कारण माना है। व्हीलर का जो मत है, व्हीलर इस रूप में मानते हैं कि आपका जो मोहनजोदड़ो में नरकंकाल मिले हैं, 38 स्केल्टन मिले हैं, उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं ये इतने अधिक संख्या में नरकंकाल का होना कोई न कोई बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण की ओर ही इशारा करता है। और उन्होंने आर्यों के आक्रमण को ही इसके लिए जिम्मेवार माना है, इस सभ्यता के पतन का कारण माना है। जबकि अगर हम तार्किक रूप से और वैज्ञानिक आपका निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस सभ्यता के पतन आपका आर्यों का आक्रमण को मानना उतना तार्किक नहीं लगता है, क्योंकि जो नरकंकाल मिले हैं वो इसी क्षेत्र के एक समूह के मिले हैं। कोई बाहरी तत्व के, बाहरी लोगों के नहीं माने जाते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो नरकंकाल है उस काल क्रम के, उस अवधि के भी नहीं है जिस काल में ये घटना घटित हुई थी। इसी कारण इनका मत का खंडन किया जाता है। और आपका इनका और जो तर्क है व्हीलर का,
ये आधार इन्होंने बनाया है आर्यों का आक्रमण का, उसमें कुछ साहित्यिक स्रोतों को भी इन्होंने लिया है, जिसमें ऋग वैदिक आपका काल के जो ऋग्वेद है उसको आधार माना है। और आपका ऋग्वेद में जो हरूपिया शब्द है उसे इन्होंने हड़प्पा से तारतम्य स्थापित किया है। और जो इंद्र को आपका जो पूर्वों का दुर्गों का संहारक, दुर्गों को ढहाने वाला कहा गया है, उससे इन्होंने आपका सिंधु घाटी क्षेत्र से ही इसको आपको जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये सारे मत जो हैं खास करके जो साहित्यिक स्रोत हैं, खासकर ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद की जो काल अवधि है, कालक्रम है, उसे भारतीय विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जिस कालक्रम को आपका विदेशी विद्वानों ने निर्धारित किया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को ऋग्वैदिक काल माना है, जो मैक्स मुलर ने आपस से आपका वैदिक एज के कालक्रम को निर्धारित किया है, उसी का मत को हम लोग अभी तक मानते आए हैं। इसे भारतीय विद्वान नहीं मानते हैं और इसी कारण इस मत का वो भी खंडन करते हैं भारतीय विद्वान कि कोई इस तरह से आपका वैदिक स्रोत के आधार पर इसे साबित नहीं किया जा सकता है। तो आपका वह आक्रमण का भी जो सिद्धांत है या मत है, इसको भी आपका पूरी स्वीकार नहीं किया जाता है। तीसरा जो कारण माना जाता है वो महत्वपूर्ण है, वो है आपका क्लाइमेट चेंज, आपका पर्यावरणीय बदलाव, परिवर्तन। पर्यावरण में बदलाव के कारण ही सभ्यता का पतन हुआ। इसमें प्रमुख विद्वान का जो नाम आता है वो आपका विशेषकर जो है आर.एल. स्टाइन का नाम आता है और अमलानंद घोष का नाम आता है। इन दोनों ने विशेषकर इस सभ्यता के पतन के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण थे उसमें क्लाइमेट चेंज को, पर्यावरण परिवर्तन को में जो चेंज आया उसको ही मानते हैं ये महत्वपूर्ण कारण। तो ये कहते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन में जो बदलाव आया उसके कारण क्या हुआ कि ये क्षेत्र पूरा जो पहले नदियों में पानी भरा हुआ रहता था वो पूरा नदियाँ सूख गई। हम देखते वो बोलते हैं कि राजस्थान जैसा क्षेत्र था वो पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल गया, जो पहले हरा भरा होता था। तो इस कारण आपका इस सभ्यता का उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है पर्यावरण परिवर्तन के पीछे वो है कि जो आपका बड़े पैमाने पर जंगलों का विनाश हुआ, आपका हरियाली खत्म हो गई। इससे क्या हुआ कि अब अनुकूल आपका सीजन नहीं रहा, मानसून भी अब पहले जैसा नहीं रहा और इसके कारण क्लाइमेट चेंज हुआ, आपका जलवायु परिवर्तन हुआ और वो क्षेत्र अब अनुकूल नहीं रहा, ना तो कृषि के दृष्टिकोण से और ना ही है ना व्यापार के, क्योंकि कृषि ही व्यापार के जीवन का आधार होता है। तो इस कारण लोग उस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है सभ्यता के पतन के पीछे। एक और कारण है महत्वपूर्ण, वो कुछ विद्वान मानते हैं कि आपका भूतात्विक परिवर्तन, मतलब उसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को खासकर जोर दिया जाता है और जिसके कारण भूकंप आते हैं। तो इसके समर्थक विद्वानों में खास करके टी.एच. लैम्बरी का नाम आता है, टेल्स का नाम आता है, आर.एल. स्टाइन का नाम आता है, साहनी का नाम आता है। ये सभी विद्वान कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ है। अब भूतात्विक परिवर्तन से हुआ क्या, भूकंप आया बहुत। आज अभी भी हम देखते हैं कि गुजरात कच्छ के क्षेत्र में आपका भूकंप अधिक आते हैं और आपका इसके कारण क्या था, बराबर उस क्षेत्र में तबाही होती रही है। तो इनका कहना है कि भूकंप के कारण नदियों ने मार्ग बदल लिया। कहीं नदियों ने जब मार्ग बदला तो वो क्षेत्र क्या था, जो हरा भरा क्षेत्र था, वहाँ पर सिंचाई की संभावनाएं खत्म हो गई। तो इसके कारण क्या था आपका, अब लोगों को वहाँ पर रहने के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रह गई, इसीलिए लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो आपका ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या आपका भूतात्विक परिवर्तन भी सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण ये मानते हैं। हालांकि पूरे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण आपका भूतात्विक परिवर्तन को मानना ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह के संकेत सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलते हैं। तो इसके अलावा और जो मत है विद्वानों का, वो कहते हैं कि आपका विदेशी व्यापार में जो अवरोध उत्पन्न हुआ उसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो इसके पीछे भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पर्यावरण परिवर्तन में ही रहा है, क्योंकि विदेशी व्यापार का आधार कृषि होती है और कृषि की संभावनाएं नगण्य हो गई। अतिरिक्त सरप्लस उत्पादन अब पहले जैसा नहीं रहा। तो अब क्या हुआ कि विदेश व्यापार अवरुद्ध हो गया।
इसीलिए हम देखते हैं कि 1700 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि आपका मेसोपोटामिया से जो भारत का व्यापार होता था वो खत्म हो गया, उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया। और उसके पीछे यही कारण था कि अब विदेश व्यापार के लिए अतिरिक्त उत्पादन, कृषि का उत्पादन या वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सका। इसी कारण व्यापार बंद हो गया। आपका मिस्र के साथ व्यापार इसका बंद हो गया। इसी कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवरुद्ध होने के कारण अब पहले जैसी खुशहाली और समृद्धि इस क्षेत्र में नहीं रही। और क्या था, आर्थिक स्थिति पहले से खराब हो गई, जर्जर हो गई। और इस कारण बहुत से व्यापारी और उस पर निर्भर वर्ग उस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। तो ये भी एक कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे। एक अन्य कारण है प्रशासनिक शिथिलता। हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक शिथिलता भी एक कारण होता है किसी सभ्यता का पतन का, या किसी भी आपका हम देखते हैं कि राजवंश का जो शासन स्थापित होता है, बहुत सारे डायनेस्टी आते हैं और चले जाते हैं, उनका उत्थान पतन होता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, शासक योग्य नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं क्या था कि उन परिस्थितियों से उन्हें नहीं निपट पाएगा। जो चैलेंजेज होते हैं, जो चुनौतियाँ होती हैं, यहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता में यही हुआ कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई, लोगों ने विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया था, उदासीनता थी हर चीज़ के प्रति। तो इस कारण क्या था कि इस ओर गंभीरता से इन समस्याओं को उन्होंने नहीं लिया। और जब बहुत ही परिस्थिति आपका गंभीर हो गई तो उनसे निपटना इनके लिए संभव नहीं रहा और पूरा प्रशासनिक तंत्र फेल हो जाता है। जो नगर थे, जो शहरी क्षेत्र थे, उसमें जो सप्लाई सिस्टम था वो पूरी तरह से चरमरा गया, बाधित हो गया। आपका सप्लाई के साथ साथ जो प्रशासनिक तंत्र था उसको आपका बनाए रखने में असफल रहा। इसके कारण क्या था, लोगों को असुविधा होने लगी। इसी कारण लोगों ने उन क्षेत्र को छोड़ दिया और इसके कारण पलायन कर गए। कुछ लोग उत्तर पश्चिम की ओर चले गए तो कुछ दक्षिण पूरब की ओर वहाँ से पलायन कर जाते हैं। और ये एक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि महामारी के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। महामारी में के समर्थन में जो विद्वान हैं, जो पतन का कारण मानते हैं, वो आपका कैनेडी का नाम मुख्य रूप से आता है। कैनेडी ने मोहनजोदड़ो को के नरकंकाल को देखकर भी कहा था कि ये मलेरिया के कारण मरे होंगे। और उनका ज़्यादा जोर है कि मलेरिया के कारण बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विनाश हो गया। कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण लोग मारे गए। कुछ बोलते हैं कि लेप्रोसी के कारण मारे गए, मतलब कि उस क्षेत्र में महामारी फैल गई और बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विनाश हो गया। और कुछ लोग उसके आसपास के क्षेत्र इतने भयभीत हो गए, कुछ क्षेत्र से भाग गए, जो छोड़ दिए उस क्षेत्र को, वहाँ से पलायन कर गए। तो ये भी एक पतन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। हालांकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में इस तरह का अगर बात होती तो कहीं ना कहीं आपका बड़े पैमाने पर नरकंकाल मिलते, बड़े पैमाने पर उस तरह के अवशेष मिलते, मगर ऐसा नहीं है। इसीलिए इस मत को भी पूरी तरह से हम लोग समर्थन नहीं कर सकते हैं। एक अन्य मत है इस सभ्यता के पतन के पीछे, वो कहते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक उपभोग के कारण इसका पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के पीछे संसाधनों का अत्यधिक उपभोग था। अब जिस तरह से ये विलासी जीवन जी रहे थे, नगरीय जीवन जी रहे थे, उसमें क्या था कि ये संसाधनों का इतना अधिक इस्तेमाल कर लिए कि अब रिसोर्सेज पर्याप्त बचे नहीं थे कि जिस पर वो निर्भर रह सके लंबे समय तक। तो अब क्या था, संसाधनों का स्कार्सिटी, अभाव हो गया। अभाव के कारण इन्हें बाध्य होकर उस क्षेत्र को छोड़ देना पड़ा, वहाँ से पलायन कर जाते हैं और इसके कारण इस सभ्यता का पतन हो जाता है। कुछ अन्य विद्वान इसे मिश्रित कारण लेते हैं, भिन्न भिन्न कारण को, इनमें से अभी हम लोगों ने जिसने चर्चा की उनसे भिन्न भिन्न कारणों को मिलाकर इन्होंने एक कारण माना है कि इस सभ्यता का पतन होगा। जैसे फेयर सर्विस है, इसका नाम आता है, उन्होंने भी मिश्रित मत दिया है। कहीं डिफॉरेस्टेशन को माना है, तो कहीं आपको ये मानते हैं कि आपका पर्यावरण आपका वही परिवर्तन है उसको मानते हैं, तो कहीं प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं, मतलब मिला जुला ये कारण मानते हैं। एक अन्य विद्वान, रूसी विद्वान है दिमित्रियोव, उनका कहना है कि इस सभ्यता का पतन के पीछे क्या था, एक भौतिक रासायनिक आपका घटना है, आपका अदृश्य गाज। वो अदृश्य गाज जो गिरा उसके कारण क्या था
उसका तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण पूरी तरह से वो क्षेत्र तहस नहस हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और ये अदृश्य गाज के कारण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, जैसा कि ये रूसी विद्वान मानते हैं। मगर इस मत के भी हम विद्वान खंडन करते हैं इस रूप में कि अगर 15,000 डिग्री सेल्सियस में बहुत सारे जो अभी जो अवशेष मिल रहे हैं या तत्व मिल रहे हैं या नरकंकाल मिल रहे हैं, वो सब नहीं मिलते, उनका अस्तित्व नहीं होता। 15,000 डिग्री सेल्सियस में वो ठोस अवस्था में उस रूप में वो नहीं मिलते। इस कारण ये मत भी स्वीकार नहीं किया जाता है। और मिश्रित आपका जो सिद्धांत है उस पर अधिक जोर दिया जाता है। उसमें भी क्लाइमेट चेंज को, पर्यावरणीय जो परिवर्तन है उस पर आपका विद्वानों में का, वैज्ञानिकों का अधिक जोर है कि जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। और यही आपका मत ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा व्यवहारिक लगता है। सिंधु घाटी सभ्यता का 1300 ईसा पूर्व तक आते आते पतन हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि सभ्यता का तो पतन हो जाता है, मगर सिंधु घाटी संस्कृति आपका अपनी निरंतरता बनाए रहती है। और उसका प्रभाव हम देखते हैं कि बाद में जब वैदिक संस्कृति का निर्माण होता है, वैदिक संस्कृति आती है, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे लक्षण, विशेषकर जो सांस्कृतिक और धार्मिक हैं, प्रतीक हैं, वो हमें दिख जाते हैं। इसीलिए सिंधु सभ्यता का तो पतन हो गया, सिंधु संस्कृति का पतन नहीं हुआ। और जैसा कि विद्वान टाइनबी मानते हैं कि ये सभ्यताओं की नियति ही होती है कि उनका ऑरिजिन होता है, उद्भव होता है, उसके बाद उसका उत्थान होता है, तो पतन भी निश्चित रूप से होता है। उसी तरह से आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का भी पतन कोई आश्चर्य नहीं है। अन्य सभ्यताओं की तरह विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न सभ्यताएं थी उनका पतन हो गया, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो गया। धन्यवाद।